चलो बेटा कैसे हो? बढ़िया। आवाज आ रही है बच्चों? आगे क्या? पैसन, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, शाहरुख। चलो बेटा आवाज आ रही है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर क्लियर है? ठीक है बच्चों। चलो बेटा अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने बात की थी क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने NaCl टाइप, CaCl टाइप, ZnS टाइप, CaF2 टाइप, Na2O टाइप और Ab2O4 टाइप। ओके, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक चीज को हमने कॉन्सेप्चुअली बड़े ही इजी वे में डिस्कस किया था। ओके, कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड में क्या ध्यान रखना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे पूछ सकता है, ये भी अपने डिस्कस किया था। क्लियर, ठीक है बेटा। उसके बाद अपने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट डिफेक्ट इन सॉलिड। ओके, ठोसों में दोष के बारे में। तो बच्चों डिफेक्ट होता क्या है, कल मैंने थोड़ी सी आउटलाइन आपको दी थी बेटा, कैसे हमें करना है, क्या करना। आज हमें टाइप भी डिस्कस करने हैं, डिफेक्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं और हर टाइप के डिफेक्ट में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ओके, चलो बेटा। तो डिफेक्ट के कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए थे बेटा, वो कनेक्टिविटी के लिए 2-3 पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूँ। कैसे बेटा, डिफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर किसी अदर पोजीशन पर चले जाना, चाहे स्ट्रक्चर के अंदर हो चाहे स्ट्रक्चर के बाहर हो। बेटा एक सिंपल एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे दांत टूटने वाला। ओके, दांत टूटकर चाहे मुंह से बाहर चला जाए या किसी और दांत की जगह लग जाए तो क्या होगा, अलग ही शो होगा, नहीं होगा, होगा बेटा, और ज्यादा टूट लगेगा फेस पहले के कंपैरिजन में, यही डिफेक्ट है बेटा। ओके, पार्टिकल का अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरे पार्टिकल की जगह पे चले जाना या फिर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाना, दोनों ही कंडीशन क्या डिफेक्ट बोली जाएगी। ओके, कहने का मतलब जो पार्टिकल जिस पोजीशन पर होना चाहिए वो पार्टिकल उसी पोजीशन पर होगा, उसकी जगह कोई और पार्टिकल होगा या फिर वो पार्टिकल किसी दूसरी जगह पर होगा, दोनों ही कंडीशन डिफेक्ट बोली जाएगी। ओके, और डिफेक्ट का रीजन अपने क्या कहा था, या तो टेम्परेचर होगा या फिर कोई फॉरेनर सबस्टेंस, ऐसा नहीं कोई फिरंगी जोड़े में बाहर से लेके आके फॉरेन से लाके, नहीं बेटा, को बाहर का कोई भी सबस्टेंस है या आयंस है वो ऐड कर देंगे तो दोनों ही कंडीशन क्या डिफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल होती है। रीजन मैंने बताया भी था, याद है ना, क्लियर। लेकिन डिफेक्ट की वजह से चाहे आयंस में भले ही चेंजेस हो जाए, लेकिन ध्यान रखना क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑलवेज क्या होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। मैंने कहा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज का इक्वल होना, ना कि आयंस का नंबर इक्वल होना। आयंस का नंबर तो कम ज्यादा हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे बच्चों, टोटल चार्ज से। टोटल चार्ज नेट चार्ज 0 होना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्लियर। और डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है, जैसे मैंने कहा था कंडक्टिविटी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, आपको कल मैंने एग्जांपल से भी समझाया था कैसे, जैसे सेमीकंडक्टर वाला केस है बेटा, डिफेक्ट यानी इंप्योरिटी ऐड करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ध्यान है ना, तो उससे क्या कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। या मैंने चेयर वाला एग्जांपल दिया था, जो ओरिजिनल चेयर है बेटा, तो कॉस्टली होती है तो क्या होगा बेटा, वो हमें जब तक ज्यादा स्ट्रांग होती है इसके कंपैरिजन में क्या, जो बहुत सस्ती मिलती है बेटा। ओके, क्यों, उसमें आधा कचरा होता है, वो प्योर नहीं होती तो क्या होता है, जल्दी ब्रेक हो जाती है। ओके, ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या कहा था, जो स्ट्रक्चर की डेंसिटी है वो भी डिफेक्ट की वजह से चेंज हो सकती है। मैंने क्या कहा था, डेंसिटी क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम तो डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन आयंस के एक्सचेंज की वजह से मास में चेंज हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, ना कि हमेशा होगा। अगर आयन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ही जा रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर ही है, तो मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी, नो चेंज, बात खत्म। और क्या रहेगा, आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है, मास कम होगा, मास कम होगा मतलब डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। आयन बाहर से, एक्स्ट्रा आयन बाहर से स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्लियर। तो अलग अलग टाइप के डिफेक्ट हम देखेंगे, इसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, अनचेंज रहती है, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने रीजन क्या बताया, आयन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, बस इसी बात को ध्यान में रखना बेटा, क्लियर। चलो बेटा, तो ये मैंने बात की थी डिफेक्ट के बारे में, हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर। आज बात करते हैं बेटा, इसके आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट यानी जो डिफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, सॉलिड में डिफेक्ट यानी दोष के बारे में बात करेंगे, वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली होते हैं बेटा ये 3 टाइप के होते हैं। क्या कहा, 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है बेटा स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, इसके बारे में होता है बेटा स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। ओके, ठीक है बच्चों। दूसरा कौन सा होता है बेटा, नॉन स्टाइकियोमेट्री। क्या होता है, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, क्लियर, ठीक है। एक होता है बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या होता है,
इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है बच्चों। ओके, अगर इनको हिंदी में कहूं तो स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री को बहुत ही इजी वे में बच्चों इनका एक इंटरेस्टिंग वर्ड होता है क्या, रस समीकरण मिति। मैंने क्या कहा, रस समीकरण मिति दोष। ओके, आप चाहो तो ये इंटरेस्टेड वर्ड भी याद रख सकते हो। क्लियर, इसको बोलते हैं बच्चों एरस समीकरण। क्या कहा, एरस समीकरण मिति दोष। ओके, एरस समीकरण मिति दोष। क्लियर, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों अशुद्धि दोष। मैंने कहा था अशुद्धि दोष यानी बाहर से कुछ दूसरा आयन या सबस्टांस ऐड कर देना। क्लियर, ठीक है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले डिफेक्ट के मैंने तीनों टाइप क्यों बताए हैं, क्योंकि जब बच्चे को यही नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, ध्यान रखना इनके टाइप के टाइप आएंगे तो कौन सा क्या होता है, कैसे होता है, कम से कम हमें बेसिकली आइडिया होना चाहिए। क्लियर, चलो बेटा अब बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये तो मान लो स्टार्टिंग में तीन टाइप का, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को दिमाग में होना ही चाहिए कि मैं इन तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं, स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर, ठीक है बेटा। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। क्या कहा, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट यानी रस समीकरण मिति दोष क्या होता है, तो एक एक करके अच्छे समझते जाना बच्चों। पहली बात तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, यानी वो डिफेक्ट जो स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। मैंने क्या कहा, स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में पाया जाने वाला डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर बच्चा कहेगा सर स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं, बिल्कुल बेटा दिमाग में आना भी चाहिए कौन से होते हैं। तो क्या कहेंगे बेटा, वो कंपाउंड, सुनना अच्छे से, वो कंपाउंड जिनमें केटाइन और एनाइन का रेशियो, अच्छे से सुनना, वो कंपाउंड जिनमें केटाइन और एनाइन का रेशियो कंपाउंड के फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में सेम होता है, उन्हें कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। मैंने क्या कहा, वे यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात यौगिक की संरचना और सूत्र दोनों में समान हो, उसे बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस बात को। मैंने एग्जांपल लिखा बेटा NaCl। ओके, NaCl की अगर अपन बात करें तो हमने NaCl की स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल से समझा है। कैसे, Cl- तो कहां होते हैं बच्चों, अगर नॉर्मली फॉर्मूले की मैं बात करूं तो देखो एक Na एक Cl है, तो ये बताओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें पता है इनका रेशियो क्या है, 1:1। क्लियर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो हमें पता है जो Cl- होता है वो कहां होता है, FCC में होता है, ध्यान है ना, FCC में होता है। तो Cl- का नंबर कितना होता है बेटा, 4। क्लियर, ठीक है। Na+ कहां होता है, OV में होता है, तो इसका नंबर भी कितना होता है, 4 होता है। यस और नो, और हमें पता 4:4, इसको इजी वे में मैं क्या लिख सकता हूं, 1:1। इसका मतलब क्या, कंपाउंड का फॉर्मूला और उसकी स्ट्रक्चर दोनों में क्या है बच्चों, आयंस का रेशियो सेम है या नहीं है, बच्चों। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर, और स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में जो डिफेक्ट होता है उसे बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आया, यस और नो। क्लियर, अब ये जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ये दो टाइप का होता है बेटा। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो क्या करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। वन टाइप का वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनको कैसे करना है। एक होगा शॉर्टकी, दूसरा होगा फ्रैंकल। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड में पाए जाने वाले डिफेक्ट को बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर। और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बात और खास कर ध्यान रखना बच्चों, केटाइन और एनाइन का यानी आयंस का कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी आयनों का संगठन समान रहेगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर आयनों का नंबर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। यानी चाहे आयन कम ज्यादा हो, जितना कम होगा उतना एक जितना कम होगा दूसरा उतना कम होगा, क्या होगा, आयंस हमेशा बराबर रहेंगे। मैंने क्या कहा, यानी आयंस का नंबर कम ज्यादा नहीं होगा। बच्चा कहेगा सर कम ज्यादा किस में होगा, वो होगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में होगा बेटा। आया समझ में, क्लियर। पूरी स्ट्रक्चर के अंदर जितने केटाइन उतने ही एनाइन, यानी जितने धनायन उतने ही ऋणायन, इसको बोलते हैं आयनों का कंपोजिशन सेम होना, इक्वल होना बेटा। क्लियर, तो इस डिफेक्ट में आयंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होता। यहां तक समझ में आया बेटा, यस और नो। चलो बेटा यहां पे स्क्रीन छोड़ लो, फिर बात करते हैं इसके आगे एक एक करके इनके टाइप के बारे में। एक मिनट कल हमने पढ़ा था बेटा, वो आप रिवाइज करो फटाफट से। में एक डाल लेते हैं इसके अंदर फटाफट।
चलो बेटा, चलो बच्चों यहाँ पे बात समझ में आई, हमें पढ़ना क्या है और इसके टाइप में कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, क्लियर। तो अपन ने क्या कहा, डिफेक्ट के लिए मेनली अपन क्या करेंगे, 3 टाइप के डिफेक्ट अपन डिस्कस करेंगे बेटा। अपन ने क्या कहा, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, एक एक करके अच्छे से समझते जाना है कैसे होता है, क्या होता है। अब अपन ने क्या कहा, जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है बेटा। एक तो हम क्या कहेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, चलो बेटा डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। क्या कहा, शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, शॉर्ट की दोष। अब अपन ने क्या कहा, हर डिफेक्ट का एक एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, कई सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, कैसे, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। क्या कहा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड मूव्स आउटसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होंगे, अपने चालक बिंदुओं को छोड़कर क्रिस्टल संरचना के बाहर चले जाते हैं। क्लियर, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है हर डिफेक्ट का, ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है बेटा। क्या कहा, यानी जो इक्वल नंबर में कैटायन यानी समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने चालक बिंदुओं को छोड़कर संरचना के बाहर चले जाएंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये अपन कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हमें पता है आयनिक सॉलिड की अपन बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कैटायन और एनायन दोनों ही होंगे बच्चों। क्लियर, ये मान लो अपन कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ गया। क्लियर, ये तो कैसी कंडीशन है बच्चों, डिफेक्ट से पहले की कंडीशन है। ओके, चलो बच्चों अब अपन बात करते हैं डिफेक्ट होने के बाद इसमें क्या होगा, अपन देख सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है, अच्छे से समझना बच्चों। ये मान लो डिफेक्ट होने के बाद की कंडीशन है, तो देखते हैं इसमें क्या चेंज होगा। अपन ने क्या कहा, इस डिफेक्ट में क्या होता है, यानी समान संख्या में यानी इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्या करेंगे, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर अपने चालक बिंदुओं को छोड़कर संरचना के बाहर चले जाएंगे, स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल बच्चों अपन क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव कई सारे आयन्स स्ट्रक्चर के अंदर है, तो ये मान लो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर बाहर चला गया स्ट्रक्चर को छोड़कर, और ये पॉजिटिव चला गया। मैंने क्या कहा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, इक्वल नंबर जरूरी नहीं जैसे यहाँ पर ये 1 कैटायन 1 एनायन गया है, 2 भी जा सकते हैं, लेकिन जितना भी चेंजेस होगा इक्वल नंबर में होगा। जितने कैटायन स्ट्रक्चर को छोड़कर जाएंगे उतने ही एनायन भी जाएंगे। क्लियर, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों अपनी स्ट्रक्चर को छोड़कर बाहर चले गए। अब देखते हैं बच्चों क्या चेंज होगा, बाकी में कोई चेंज है क्या, नहीं बच्चों। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चला गया, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव बच गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चला गया, तो क्या बच गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव नेगेटिव अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चले गए थे उसकी जगह क्या बन जाएगी, वैकेंसी बन जाएगी, रिक्ति बन जाएगी बच्चों। बात समझ में आएगी, रिक्त स्थान हो जाएगा। इसका मतलब डिफेक्ट शो हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है बच्चों। आगे समझ में, मेन कॉन्सेप्ट तो क्या है, इसको डिफेक्ट का समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों, आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, शो डिक्रीज होगी बेटा। आया समझ में, तो क्या कहेंगे, इस डिफेक्ट की वजह से सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, जो इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या कहेंगे, ये डिफेक्ट है उन सॉलिड में मिलता है जिनमें क्या होता है, कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। अच्छे से सुन लेना, ये डिफेक्ट किन टाइप के सॉलिड में मिलता है, जिनमें कैटायन और एनायन की साइज क्या होती है, धनायन ऋणायन के आकार क्या होता है, लगभग एक समान होता है। मैंने बोला है लगभग एक समान होना, ना कि एग्जैक्ट इक्वल होना। आया समझ में, तो ये डिफेक्ट उन सॉलिड में मिलता है जिनमें कैटायन और एनायन की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है बेटा। आया समझ में, क्लियर, ठीक है बेटा। एक पॉइंट और इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, आयंस क्या हो रहे हैं बेटा, माइग्रेशन हो रहे हैं बेटा, माइग्रेशन हो रहे हैं, यानी आयन क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को छोड़कर जा रहे नहीं जा रहे, अरे स्ट्रक्चर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं बच्चों। इसका मतलब क्या करेंगे, आयंस के माइग्रेशन की वजह से अरे चार्ज ट्रांसफर हो रहा नहीं हो रहा, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें पता चार्ज का ट्रांसफर होना कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यस और नो। इसका मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी आयनों के माइग्रेशन के कारण, विस्थापन के कारण क्या होता है बच्चों, यानी चालकता क्या होती है, बढ़ती है बच्चों, यानी सॉलिड की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और क्या कहेंगे,
ये उन सॉलिड में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है। क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कैसे होगा, अगर कैटायन एनायन की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल सी है। अगर हमें पता है आयन ऑलमोस्ट अगर इक्वल साइज के है तो पैकिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों, पैकिंग अच्छी होगी। और पैकिंग अच्छी होगी तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर पैकिंग अच्छी होगी तो आयंस के अपने आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। आयंस के कांटेक्ट में रहने के चांसेस ज्यादा होंगे तो हमें पता है पैकिंग अच्छी होगी, आयंस कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा रहेगा। तो क्या कहेंगे, ये डिफेक्ट जो होता है हाईली आयनिक कंपाउंड होते हैं, उच्च आयनिक यौगिक होते हैं और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। बच्चों आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है बेटा। अगर बात करें इनके एग्जांपल की अगर अपन बात करें बच्चों तो अपन क्या कह सकते हैं, एग्जांपल किस में होते हैं बच्चों, ये एल्कलाइन, क्या कहेंगे, एल्कलाइन मेटल हैलाइड बेटा, ठीक है। क्या कहा, एल्कलाइन मेटल हैलाइड, एल्कलाइन मेटल हैलाइड जो होते हैं बच्चों उनमें ये डिफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, जैसे NaCl, KCl, CaCl, ये हो गए एल्कलाइन मेटल हैलाइड एंड AgBr, इसमें ये डिफेक्ट होता है बच्चों। बात समझ में आई क्या, तो क्या कहा, शॉर्ट की डिफेक्ट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे होता है, समझ में आ गया, क्लियर। मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछे जाए कैसे करना है, क्या करना है, तो कैसे करना, आ गया समझ में, क्लियर। को डाउट है तो बोलो फटाफट, को डाउट है तो बोलो बेटा, आगे बात करते हैं। फिर एक एक पॉइंट मैंने बताया अच्छे से कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, यस और नो। ये तो अपने किसकी बात की, शॉर्ट की डिफेक्ट की, किसकी बात की है बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट, ओके। चलो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में अगर अपन सेकंड टाइप के डिफेक्ट की बात करें तो कैसे करना है, क्या करना है बच्चों, देखो क्या शॉर्ट की के बाद नंबर 2 डिस्कस करते हैं बच्चों, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या कहा, फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके। देखते हैं बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है, कैसे करना है, क्या करना। फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा, हर डिफेक्ट का एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो क्या करेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या करना है, इन दिस डिफेक्ट स्मॉल आयन जनरली कैटायन लीव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। मैंने क्या कहा, इस दोष में क्या होता है, छोटा आयन सामान्यतः कौन सा होता है, धनायन ही होता है। छोटा आयन सामान्यतः धनायन क्या करेगा, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थलों में चला जाता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, आयंस के बीच का, कैटायन एनायन के बीच का जो फ्री स्पेस होते हैं जिनको अपन वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, तो क्या करेगा, कैटायन जो होगा स्मॉल साइज एनायन यानी कैटायन क्या होगा, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर क्या करेगा, उन फ्री स्पेस में चला जाता है, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बच्चों, ये मान लो अपने स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमें पता है स्ट्रक्चर में क्या होगा, कैटायन और एनायन दोनों ही होंगे, यस और नो होंगे बच्चों। तो ये तो मान लो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कंडीशन तो कौन सी है, डिफेक्ट से पहले वाली कंडीशन है, ध्यान रखना, ओके। ये मान लो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है बेटा। ये तो क्या डिफेक्ट से पहले की कंडीशन है, स्ट्रक्चर की कंडीशन है, ओके। अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होगा तो क्या करना बेटा, इसमें हमें पता छोटा आयन जो है, छोटा आयन है नॉर्मली कौन सा होता है, कैटायन होता है। तो छोटा आयन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर क्या इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, यानी बीच के जो फ्री स्पेस है उसमें चला जाता है, ओके। तो बच्चा कहेगा सर इससे क्या होगा, आप देख सकते हो बेटा, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर थी उसके कंपैरिजन में देख सकते हैं अब इसमें क्या चेंज आ जाएगा, तो इसमें इस टाइप से चेंजेस आता है कि बाकी आयन तो क्या रहेंगे, अपनी पोजीशन पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आयन मतलब ये प्लस माइनस है, ये प्लस अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसको छोड़ दो, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बेटा, आ गया समझ में। बाकी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये वाला अगर अपनी पोजीशन में चेंज करा तो क्या करेगा, ये यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा, बीच के फ्री स्पेस में आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, दांत टूटकर मुंह से बाहर चले जाना या किसी दूसरे दांत के या दो दांतों के बीच में अगर लग जाना बेटा, दोनों ही कंडीशन क्या करेगी, हमें पता डिफेक्ट शो करेगी नहीं करेगी, करेगी बेटा, वही कंडीशन है। तो क्या कहेंगे,
स्मॉल साइज कैटायन, स्मॉल साइज आयन यानी कैटायन क्या करेगा, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर बीच के फ्री स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। बात समझ में आई क्या? पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक्चुअल में क्या होगा, अरे सीधी सी बात है, आयन क्या स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है या स्ट्रक्चर के अंदर ही है? आयन स्ट्रक्चर के अंदर ही है बच्चों, ये बताओ इसमें कोई चेंजेस है क्या? नहीं, आयन स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, डेंसिटी में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। मैंने क्या कहा था, रटने की जरूरत नहीं, बस इजी वे में ध्यान रखना है। कैसे? आयन स्ट्रक्चर यहां से लेकर यहां चला गया तो टोटल मास में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, टोटल मास में कोई चेंज नहीं, तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। डेंसिटी में इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आ गया समझ में? तो इसमें क्या कहेंगे, डेंसिटी अनचेंज, क्लियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जा सकता है क्या, शॉर्ट की अपन ने क्या कहा था, शॉर्ट की डिफेक्ट उन सॉलिड में होता है जिनमें कैटायन और एनायन की साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जबकि इसमें क्या कहेंगे, ये उन सॉलिड में होता है जिसमें कैटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैंने क्या कहा, वो सॉलिड है, वो ठोस जिसमें कैटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, धनायनों और ऋणायनों के आकार में बहुत ज्यादा अंतर होता है, उनमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आयनों की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तभी तो हमें पता है बड़े वाला बहुत ज्यादा बड़ा होगा, छोटे वाला बहुत ज्यादा छोटा होगा। अगर एक आयन बहुत छोटा है, पॉजिटिव नेगेटिव में से नॉर्मली पॉजिटिव होता है, तो छोटे वाला क्या होगा, बीच के जो थोड़े थोड़े फ्री स्पेस है, उन फ्री स्पेस में आ सकता नहीं आ सकता, और आ सकता है। अगर छोटा आयन अगर फ्री स्पेस में आ जाए तो उसी को तो क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। आगे समझ में? तो क्या कहेंगे, ये डिफेक्ट है उन सॉलिड में पाया जाता है जिनमें कैटायन और एनायन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आगे समझ में? और रेडियस रेशियो क्या होता है, वेरी लो। ध्यान रखना, 2-3 साल पहले मैंने एक बार क्वेश्चन दिया था टेस्ट में, जो डिटेल्स चल रही थी लास्ट में कोचिंग में, उसमें ध्यान रखना बच्चे गलती करके आए। ये तो हर कोई बताता है क्या, एनी आयंस की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन मैंने ऐड क्या कर दिया, रेडियस रेशियो वेरी हाई वेरी लो, सेम होगा या फिर क्या होगा, नन होगा, क्या होगा, कैसे करना है, रेडियस रेशियो वेरी लो कैसे बेटा, रेडियस रेशियो नॉर्मली अपन कैसे करते हैं, r प्लस अपॉन r माइनस। अपन ने क्या कहा, इनमें आयंस की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब क्या, बड़े वाले की साइज बहुत ज्यादा, छोटे वाले की साइज बहुत कम। तो नॉर्मली बड़ी साइज किसकी होती है, पॉजिटिव की या नेगेटिव की, नेगेटिव की। तो इसकी साइज बहुत ज्यादा और पॉजिटिव वाले की बहुत कम, इसका मतलब ये बहुत कम। तो ऊपर वाले वैल्यू वेरी लेस है, तो हमें पता दोनों का रेशियो भी वेरी वेरी लेस आएगा। समझ में आ गया, यस और नो? तो अपन क्या कहेंगे, इनमें क्या होता है, आयंस की साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, कम होता है, सॉरी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, रेडियस रेशियो बहुत कम होता है बेटा। समझ में आ गया, त्रिज्या अनुपात बहुत कम होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो बेटा, एक अपन क्या कहेंगे, उसमें अपने क्या कहा था, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की कंडीशन में गेन होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट है, जबकि ये किस में होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर की कंडीशन में, यानी समन्वय संख्या कम होगी। बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि हमें पता है आयन की साइज में डिफरेंस ज्यादा है, तो पैकिंग ज्यादा अच्छे से नहीं होती। पैकिंग ज्यादा अच्छे से नहीं होती तो क्या होगा, आयंस के आपस में कांटेक्ट में रहने के चांसेस कम होंगे, आयंस के आपस में कांटेक्ट में रहने के चांसेस कम होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा। तो ये क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर की कंडीशन में गेन होता है। आया समझ में? क्लियर, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन इसमें क्या लेंगे बच्चों, देखो एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित होना। बच्चों जैसे नॉर्मली अपन किसी बच्चे को बोले डिस्प्लेस हो जा, यानी अपनी पोजीशन से विस्थापित हो जा, डिस्प्लेस होना, तो दो चीज बच्चा बोल सकता है, सोच सकता है क्या, कि बच्चा क्लास के बाहर जाएगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। तो मैंने क्या कहा, डिस्प्लेस होना, विस्थापित होना। इसके लिए क्या बोल सकते हैं अपन, क्लास के बाहर नहीं जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। बात समझ में आई क्या? इसमें क्या हो रहा है, अरे एक आयन का डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है बच्चों, अपनी स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा है क्या, नहीं, स्ट्रक्चर के बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। आगे समझ में? इसका मतलब आयन क्या होता है, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इस वजह से इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट। और एक इसके लिए वर्ड बोलते हैं डिसलोकेटेड। डिसलोकेटेड यानी विस्थानीकृत। विस्थानीकृत क्यों बोलते हैं बच्चों, इसको आप समझ सकते हो बच्चों। देखो डिसलोकेटेड डिफेक्ट क्यों बोला बच्चों, समझना इस बात को। हमें पता है अगर ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव क्या होगा, इस अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर यहाँ आ गया, बीच के फ्री स्पेस में आ गया, तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में गैप कम हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में गैप कम हो गया, दो पॉजिटिव बहुत ज्यादा पास आ गए, दो पॉजिटिव अगर बहुत ज्यादा पास आ गए तो हमें
पता रिपल्सन होगा नहीं होगा, होगा। तो ये क्या करेगा, वापस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ जाए, क्लियर। अब हमें पता है यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो फिर से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, ये इसको रिपेल करेगा, मान लो किसी दूसरी तीसरी जगह ट्रांसफर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बार बार यहाँ पर पॉजिटिव क्या करता है, अपनी पोजीशन में चेंज करता है। डिसलोकेटेड, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। आगे समझ में, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, आयन होता है जो क्या करेगा, कैटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से इसे डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट या डिसलोकेटेड डिफेक्ट भी कहते हैं। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन टिपिकल नहीं आता, क्वेश्चन हार्ड नहीं आता, बच्चे को याद कितना है जो उसने पढ़ रखा है, जो पढ़ा हो उसी में से आएगा। इसलिए बच्चा नेगेटिव करके आता है, बच्चा आधा पूरा ज्ञान लगाता है। क्यों, कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। ओके, तो बच्चे ने बार बार रिवाइज कितना कर रखा है ताकि एक एक चीज क्लियर हो। हाँ ये इसमें होता है, ये इसमें होता है। जितनी बार रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, डाउट कम से कम होंगे बेटा। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेटेड डिफेक्ट कौन सा होता है, फ्रैंकल वाला होता है। क्योंकि आयन क्या करता है, अपनी पोजीशन से क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, डिसलोकेटेड हो जाता है, विस्थानीकृत हो जाता है या फिर विस्थापित हो जाता है। आगे समझ में, क्लियर। और इसमें क्या होंगे, सेम चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर। सेम चार्ज आपस में पास आ जाते हैं बेटा, तो क्या होगा, सॉलिड की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक भी इंक्रीज होता है, क्लियर। अरे सेम चार्ज अगर पास आ जाएंगे तो हमें पता है बच्चों बार बार इसको रिपेल करेगा नहीं करेगा। अगर बार बार रिपेल करेगा तो हमें पता है बच्चों आयन ट्रांसफर होगा नहीं होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बार बार क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और अगर बार बार ऐसे चेंजेस होगा तो हमें पता है बच्चों क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक यानी पोलैरिटी भी इंक्रीज होगी, चार्ज इंक्रीज होगा। आया समझ में, क्लियर। ठीक है बेटा, एक पॉइंट अगर इनके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे, डी ब्लॉक हैलाइड्स। क्या कहा, डी ब्लॉक हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं बच्चों, ठीक है। डी ब्लॉक हैलाइड्स, ओके, कैसे, जैसे AgCl या फिर अपन कह सकते हैं AgBr या फिर अपन कह सकते हैं AgI। इस टाइप के कंपाउंड क्या करते हैं, ये डिफेक्ट शो करते हैं बच्चों। आया समझ में, यस और नो। तो ये अपने बात की बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, नॉर्मली ठीक है शॉर्ट की ये होता है, फ्रैंकल ये होता है, ये चीज तो बच्चा कर लेगा, लेकिन और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये जरूर ध्यान रखना। कैसे, सबसे पहली बात तो आज तो बच्चे को याद रह जाएगा, सर ने कहा था ये शॉर्ट की होता है, ये डिफेक्ट होता है, बच्चा एक एक पॉइंट रट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर या वीडियो लाइव क्लासेस के थ्रू सर ने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, लाइन टू लाइन मैंने लिख लिया, अब ये होता है। लेकिन ध्यान रखना आज तो याद है, लेकिन 2 दिन बाद ये साफ हो जाएगा। क्यों, ओवरलैप होना नेचर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरली है ये, आपके साथ भी सभी के साथ होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कैसे करते हो, जो बच्चा कॉन्सेप्ट को लंबे टाइम तक दिमाग में सेट रख सकता है उसी के कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर होते हैं, ठीक है। कैसे करना है बस समझना, चाहे ट्रिक से करो चाहे कैसे भी करो, तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें याद रखना, सही पे ध्यान रखना, टिक लगाना फाइनली मुझे। तो क्या करेंगे, एक ट्रिक याद रखना, कैसे, शॉट की, शॉट मारो बॉल बाहर। जब भी क्रिकेट खेलते हैं अपन देखते हैं शॉट मारो बॉल बाहर, शॉट मारते बॉल बाहर, बच्चा कहेगा सर बॉल अंदर भी तो रह सकती है, 2020 का जमाना है बेटा, ठीक है। अपन को वेस्ट इंडीज के काली की तरह सीधा बॉल को बाहर ही पहुंचाना है। तो क्या करेंगे, शॉट की फॉर शॉट मारो बॉल बाहर, यानी आयन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं, काम खत्म। फ्रैंकल, F फॉर फील्ड, इसमें क्या रहेगा, आयन फील्ड के अंदर ही रहेगा, यानी स्ट्रक्चर के अंदर ही रहेगा। बस बच्चे के दिमाग में ऐसा कोई हिंट है, इतने में बच्चे का काम हो गया, बच्चे का यानी आयन कहां से कहां जाता है इतना पता चल गया, तो आगे तो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर ही सकता है। तो क्या कहा, शॉट की, शॉट मारो बॉल बाहर, आयन स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे। फ्रैंकल, F फॉर फील्ड, यानी फील्ड के अंदर ही रहेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर ही रहेंगे बच्चों। बस इतना ध्यान है तो बाकी कर सकते हो, क्लियर। ठीक है बेटा, एक चीज और आपने नोटिस की होगी, क्या, AgBr, ये आपने नोटिस किया होगा। AgBr की अगर अपन बात करें, AgBr हमने उसमें भी लिखा था और इसमें भी लिखा है, तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों के बारे में, अगर कॉमनली पूछे तो AgBr शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। आगे समझ में, शॉर्ट की में भी आया था ये एग्जांपल और फ्रैंकल में भी ये है बच्चों। आगे समझ में, क्लियर। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो एल्कलाइन मेटल है, क्या कहा, एल्कलाइन मेटल है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करती। क्या कहा,
एल्कलाइन मेटल कौन सी होती है? फर्स्ट ए वाली बेटा। एस ब्लॉक में दो होती है, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए को क्या कहते हैं? एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु। और सेकंड ए वाले को क्या कहते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु बेटा। ध्यान है ना, ये तो यहाँ देने में जीरो। तो क्या कहा? एल्कलाइन मेटल यानी फर्स्ट ए वाले जो है लीना करे रब से फरियाद, ध्यान है ना बेटा, वो क्या होंगे? फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों फर्स्ट ए वालों मेटल की साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? और साइज ज्यादा होती है तो पॉजिटिव वाला कैटायन ये बताओ बीच के फ्री स्पेस में आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है आयन बीच के फ्री स्पेस में तभी आ सकता है जब उसकी साइज कम हो। यस और नो? क्लियर? तो ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट ए वाली मेटल की साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, और अगर उनकी साइज ज्यादा होती है इस वजह से वो बीच के फ्री स्पेस में नहीं आ सकते। और जब तक आयन बीच के फ्री स्पेस में नहीं आ सकता, ये बताओ उसको अपन फ्रेंकल डिफेक्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं बच्चों। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ए की जो मेटल्स होती है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ड्यू टू बिग साइज ऑफ कैटायन, धनायन का आकार अधिक होने के कारण। काम खत्म। ओके, आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा कंपाउंड फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा? अब बच्चा कहेगा सर ने एग्जांपल लिखा है तो उससे करूं क्या? नहीं बेटा, कौन सा नहीं करेगा? नहीं करेगा इसका मतलब क्या? आपको वो एग्जांपल ऑप्शन देखना जो क्या फर्स्ट ए का दे रखा हो, जिसमें मेटल कैसी हो? फर्स्ट ए वाली हो, क्योंकि फर्स्ट ए वाली मेटल कभी भी फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगी बच्चों। क्लियर? ये हमने बात की है शॉर्ट के और फ्रेंकल डिफेक्ट की। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा फटाफट। वापस रिवाइज करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो बता देना फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेटा, साहब ने लिखा है स्पेस में नहीं आ सकता। बिल्कुल, वेरी गुड। चलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। ये एक एक पॉइंट में जो बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान रखना, अपने आप में क्वेश्चन है एक एक ही है। ठीक है, चलो तो ये तो अपने बात की स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। ओके, हमेशा ध्यान रखना, सेपरेट करके पढ़ो हमेशा। जैसे पहले मान लो शॉर्ट की पढ़ते हो, शॉर्ट की अच्छे समझ लो ये क्या होता है, फिर फ्रेंकल को समझ लो, फिर एक एक करके वन बाय वन आगे जो अपन पढ़ेंगे एक एक करके समझ लो इस डिफेक्ट में क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, फिर लास्ट में सभी को एक साथ क्या कंबाइन करके कंपेयर कर लो। कंपेयर करने का मतलब है ऐसा नहीं सभी को आपस में मिला दो बेटा, कहने का मतलब क्या, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। बच्चे का पढ़ने का तरीका यही होता है, लंबे टाइम तक याद रखना हो। शॉर्ट की मैंने ये पढ़ा था, फ्रेंकल में ये पढ़ा था, नॉन स्टाइकियोमेट्री में ये आएंगे, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, बस। फिर कॉन्सेप्ट में कभी भी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो तो ये तो अपने पढ़ा था शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, यानी दोनों ही किसके टाइप थे, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप थे बेटा। क्लियर। चलो अब बात करते हैं दूसरा डिफेक्ट अपने क्या लिखा था, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या कहा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अपन बात करें, अरस समीकरण मिति दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो वो डिफेक्ट है, वो दोष जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड अरस समीकरण मिति यौगिकों में पाया जाता है, क्या कहेंगे, वो डिफेक्ट जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, अब फिर बच्चा कहेगा सर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो क्या कहेंगे, इनको सुनना अच्छे से, तो वो कंपाउंड जिनमें कैटायन और एनायन के नंबर का रेशियो, मैंने क्या कहा, वो कंपाउंड है जिनमें कैटायन और एनायन के नंबर का रेशियो, कंपाउंड के फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैंने क्या कहा, वे यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों के संख्या का अनुपात यौगिक की संरचना और सूत्र दोनों में अलग अलग होता है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड में मिलने वाले डिफेक्ट को अपन बोलेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, क्या कहेंगे बेटा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझना बेटा इस बात को। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा जैसे Cu2O, क्या कहा, Cu2O बेटा, ठीक है, ये अपने एग्जांपल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं कॉपरेट साइड का। तो चलो देखो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कैटायन और एनायन यानी कॉपर और ऑक्सीजन जो है इनका नंबर का रेशियो क्या होना चाहिए,
2:1, कॉपर के 2 है बच्चों, देखो ऑक्सीजन 1 है तो 2:1। ये तो हमें फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसकी रियल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो इनका रेशियो कितना आता है 1.95:1 आता है। मैंने क्या कहा, इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता कि जैसे 2 से बहुत ज्यादा अलग हो जाए, लेकिन माइनर डिफरेंस जरूर आता है। मैंने क्या कहा बच्चों, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, ऐसी कैसी बेटा, फॉर्मूले में देखो क्या आ रहा है 2:1 आ रहा है दोनों का रेशियो, लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तो ये क्या होगा 2:1 ना आकर ये वैल्यू कैटायन की वैल्यू क्या 2 से थोड़ी अगर डिफरेंट है, जैसे 1.95 है 2 से थोड़ी सी कम है और 1.95:1 आ रहा है, इसका मतलब है कंपाउंड के फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों में क्या होगा, कैटायन एनायन का रेशियो सेम है क्या, नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन एग्जैक्ट सेम भी नहीं होता, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस जरूर होता है बेटा। तो क्या कहा, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, क्लियर। और ऐसे कंपाउंड में मिलने वाले डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब जैसे अपन डिफेक्ट के टाइप पढ़ रहे वैसे ही इसमें भी डिफेक्ट होता है बेटा, ठीक है। इसके डिफेक्ट के टाइप की अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, 2 टाइप्स होता है बेटा। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बेटा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मैंने क्या कहा, मेटल या फिर कैटायन एक्सिस, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। देखते हैं बेटा मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, समझना अच्छे से। मैंने क्या कहा, ये जो डिफेक्ट होता है क्या 2 टाइप का होता है, एक तो पढ़ेंगे मेटल या कैटायन एक्सिस, दूसरा पढ़ेंगे मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके, वो इसके बाद पढ़ेंगे। तो पहली बात तो मेटल या कैटायन दोनों मैंने बोला बेटा ऑब्लिक लगा के, दोनों का मतलब सेम है क्या, या तो मेटल एक्सिस बोल सकता है या फिर कैटायन एक्सिस बोल सकता है। क्यों, मेटल क्या चार्ज गेन करती है, पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल क्या होती है, कैटायन की फॉर्म में ही होगी, क्लियर। अब ये जो मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट है ये 2 टाइप से हो सकता है बेटा, क्या कहा, ड्यू टू 2 रीजंस, यानी 2 कारणों से ये हो सकता है। इसके 2 रीजन कौन से होते हैं, एक तो होता है बेटा क्या, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, मैंने क्या कहा, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, क्या कहा, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स यानी ऋणायनिक रिक्तियों के कारण। पहला टाइप क्या है, ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस जो होता है यानी मेटल एक्सिस में होना, ज्यादा में होना, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, नाम से पता चल रहा है बेटा, अपन ने क्या कहा, मेटल एक्सिस में होना, मेटल ज्यादा होना, मेटल ज्यादा, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, मेटल ज्यादा है तो नॉन मेटल यानी नेगेटिव वाला क्या है, कम है, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। इसका मतलब नॉन मेटल या नेगेटिव वाला कम है, नेगेटिव वाला कम है, वो कैसे हो सकता है, 2 टाइप से हो सकता है। एक तो अपन ने क्या कहा, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स यानी एनायनिक वॉइड के कारण, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे और क्या होगा, देखो समझना अच्छे से। पहली बात तो एनायनिक वॉइड बोला है यानी एनायनिक वॉइड बनती है। एनायनिक वॉइड कैसे बनती है बच्चों, ये मान लो स्ट्रक्चर है, पहले मान लो अपन सॉलिड की स्ट्रक्चर अपन ले रहे हैं, ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई सॉलिड की स्ट्रक्चर बन रही थी। ये तो क्या है, डिफेक्ट से पहले की कंडीशन में बना रहा हूं बच्चों, ये प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। ये तो स्ट्रक्चर से पहले की कंडीशन है। क्या कहा, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, नाम से पता चल रहा है एनायनिक वॉइड, एनायनिक वॉइड यानी एनायन की जगह वॉइड बन जाएगी। एनायन की जगह वॉइड कब बनेगी, जब एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मान लो ये वाला एनायन क्या अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चला जाए, तो बच्चों अब कंडीशन कैसी हो जाएगी, अब जो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे वो अपन कैसे बना सकते हैं कि इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे पास थे उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कई सारी स्ट्रक्चर है। तो देखो बाकी पॉजिटिव नेगेटिव में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं बच्चों, ये प्लस माइनस बाकी को तो अपनी जगह पर एज इट इज बना दो। बाकी देखो बेटा ये माइनस ये प्लस ये नेगेटिव अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चला गया, तो ये प्लस और ये माइनस आ गया समझ में। इसका मतलब अगर एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर अपनी पोजीशन को छोड़कर चला गया स्ट्रक्चर के बाहर है, तो हमें पता है देखो अरे वॉइड बनी या नहीं बनी, वॉइड बन गई यानी डिफेक्ट शो हो गया, क्लियर। लेकिन अब बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने कहा था कंडीशन चाहे कैसी भी हो, क्या कहा, कंडीशन कैसी भी हो स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहाँ है, बिल्कुल बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, अरे आयन का नंबर कम ज्यादा हो इससे मतलब नहीं है, चार्ज इक्वल होना चाहिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। कैसे बेटा, डिफेक्ट से पहले देखते हैं, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 पॉजिटिव कितना है, प्लस
+5, नेगेटिव कितना 1 2 3 4 5, नेगेटिव कितना है बेटा -5 है, +5 -5 बराबर है या नहीं है, बराबर है बेटा, ठीक है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन क्या होता है बेटा इसमें, अगर एनाइन नेगेटिव वाला क्या करेगा, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चला गया तो एक नेगेटिव कम हुआ या नहीं हुआ, हुआ बच्चों। अब आयन को कंपेयर करो, +1 +1 +1 +1 +1 कितना हो गया +5, और नेगेटिव को कंपेयर करो -1 -1 -1 कितना हो गया -4। इसका मतलब +5 और -4 अरे इक्वल है क्या, प्लस का 5 है बेटा और माइनस का 4 है, इक्वल है क्या, नहीं। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहाँ है ये, बिल्कुल बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फिलहाल नहीं है, लेकिन अपने क्या कहा था, स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी, चार्ज हमेशा बराबर ही रहेगा। तो बच्चा कहेगा ये सर चार्ज बराबर कहाँ से आएगा, चार्ज कहां से बराबर होगा बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सुनना अच्छे से, अगर ये जो एनायन है नेगेटिव है, ये अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर जाता है तो क्या करेगा, चार्ज की फॉर्म में स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अरे दो फ्रेंड्स में अगर झगड़ा हो, एक कहीं मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा क्या कहेगा, जाए तो जा, लेकिन मैंने तो पैसे खर्च किए, मेरे पैसे लेके जा। सेम यहीं पर बच्चों ये ऐसा ही है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में झगड़ा आ गया तो ये वाला नेगेटिव वाला मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, जा नहीं बाहर में जा, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन वापस लेके जा। यस और नो, सेम केस यहां पर बच्चों क्या करेगा, ये जो नेगेटिव यहां से रिलीज होता है तो नेगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन चार्ज की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और ये जो नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इन वैकेंसी में पहुंच जाते हैं, फ्री स्पेस में पहुंच जाते हैं। आ गया समझ में, और फ्री स्पेस में पहुंचकर यहां पर क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। बच्चा कहेगा पहली बात तो कलर प्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या होगा, अरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है वेव की फॉर्म में होता है, तरंगों के रूप में होता है। हर वेव की कुछ न कुछ वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य होती नहीं होती, होती है, और हर वेवलेंथ का तरंग दैर्घ्य का स्पेसिफिक कलर होता है, ध्यान है ना, इस वजह से कलर प्रोड्यूस होता है बच्चों। आ गया समझ में, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर प्रोड्यूस हो रहा है इसको बोला जाता है बेटा एफ सेंटर। मैंने क्या कहा, इसको क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर बच्चों देखो इसको बोलते हैं एफ सेंटर, और एफ सेंटर कहां से आया, जर्मन वर्ड है बेटा फारवे। बात समझ में आई क्या, फारवे जिसका मतलब भी क्या होता है, कलर। बात समझ में आ गई बच्चों, जर्मनी वर्ड यूज करते थे फारवे, जिसका मतलब क्या होता है, कलर होता था। तो क्या कहेंगे, ये जो नेगेटिव एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर जाएगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, मैंने क्या कहा था, न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे होगी, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर आ रहे थे क्या, नहीं। अब कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन आ गया अगर इस फ्री स्पेस में तो क्या करेंगे, -1 -1 -1 यानी माइनस का भी 5 हो गया, प्लस का 5 था तो +5 -5, ये बताओ इक्वल है या नहीं है, इक्वल है बेटा। तो क्या कहा, ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इन वैकेंसी इन वॉइड्स में पहुंचकर क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। और ये जो यहाँ पर कलर प्रोड्यूस करते हैं तो इन कलर्ड वॉइड्स को क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन इस पर क्या बनता है, तो पहली बात तो इस डिफेक्ट में होता क्या, अब मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, क्या, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स में क्या होगा, एनायन लीव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड मूव्स आउटसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे, काम खत्म, ठीक है बेटा। आगे क्या कहेंगे, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर anions release their charge as electron and produce the color in free space, okay। तो क्या कहेंगे, यानी क्रिस्टल संरचना की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन अपने क्या करेंगे, आवेश को इलेक्ट्रॉन के रूप में त्यागता है, ओके, ठीक है। आगे सुनना, द रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय anion arises in void and produce the color, these colored void are called F center। क्या कहा, ऋणायन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन रिक्तियों में पहुंचकर वहां पर रंग उत्पन्न करते हैं, इन रंगीन ऋणायनिक रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एफ सेंटर्स, यानी एफ केंद्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ रंग की तीव्रता और ठोस का क्या चालकता कंडक्टिविटी दोनों ही बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी बेटा। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यानी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो कलर भी प्रोड्यूस होगा। और जरूरी नहीं बेटा एक ही एफ सेंटर बने, एफ सेंटर एक से ज्यादा भी बन सकता है, ध्यान रखना। ओके, एक से ज्यादा भी एफ सेंटर बन सकता है। तो मैंने क्या कहा, अगर एनाइन जाएगा एक एफ सेंटर बन जाएगा, दो जाएंगे दो बन जाएगा, तीन जाएंगे तो तीन बन जाएंगे, क्योंकि आयन कम ज्यादा हो रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, चार्ज इक्वल होना चाहिए। आया समझ में? तो क्या होगा, जितने ज्यादा एफ सेंटर होंगे कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ कलर यानी रंग की तीव्रता यानी उतना ही ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा बेटा। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है। एक इनके लिए अपन क्या कह सकते हैं, नॉर्मली डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, क्या कहा, डेंसिटी की अगर अपन बात करें तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। क्यों? आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है, आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहा है बच्चों। आगे समझ में? ये बच्चों क्या, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, इनके बारे में एक एक पॉइंट मैंने बताया है, कैसे करना है, क्या करना। आया समझ में? क्लियर? यस और नो? ठीक है बेटा। चलो बेटा, इनके बारे में अगर अपन बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो इनके एग्जांपल्स के लिए अपन क्या कह सकते हैं बेटा, यानी एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स, क्या कहा, इनके एग्जांपल कौन से होते हैं, एल्कलाइन मेटल हैलाइड्स, यानी एल्कलाइन मेटल हैलाइड क्या करते हैं, इस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं। एल्कलाइन मेटल हैलाइड में अपन क्या कहेंगे, LiCl, NaCl, KCl, ये क्या करते हैं, इस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं। ओके, अब बच्चों देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, ऐसे बच्चा अगर रटता है तो क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा। मैंने क्या कहा, बच्चा सीधा रटेगा तो नो डाउट कंफ्यूज होगा ही होगा, लेकिन इजी वे में ध्यान रखना है कैसे करना है, क्या करना है बेटा। ओके, एक काम करो, यहाँ पे स्क्रीन छोड़ो बेटा, बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए मैं इसके आगे लिखूंगा बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? चलो बेटा ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें अपन ने क्या कहा, देखो कैसे करना है। इसके एग्जांपल के लिए मैंने क्या कहा बच्चों, एल्कलाइन मेटल जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप का डिफेक्ट शो करते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, ये क्या करके अपने एक्सप्लेन किया है, कैसे तुम्हें करना है, क्या करना है। ओके ठीक है, एफ सेंटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब अपन ने क्या कहा, एल्कलाइन मेटल हैलाइड क्या करेंगे, इस टाइप का डिफेक्ट शो करेंगे। एल्कलाइन मेटल हैलाइड मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे बेटा, कौन कौन सी, LiCl, NaCl और KCl। अब ध्यान रखना, एनसीईआरटी के 2-3 एग्जांपल लिखा रहा हूँ जो हमारे बहुत काम आएंगे। नॉर्मली बताया नहीं जाता, बस यहाँ पर बता देते हैं कि ये 3 एग्जांपल ध्यान रखना। लेकिन इसमें तुम्हें क्या पूछेगा समझना, कलर प्रोड्यूस तो होता है लेकिन सभी में सेम कलर प्रोड्यूस होगा जरूरी है क्या, नहीं बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, पिंक कलर ऑफ, अच्छे समझना, पिंक कलर ऑफ LiCl, यानी LiCl का पिंक कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Li+। सीधी सी बात है, अपन मेटल एक्सिस पढ़ रहे हैं, मेटल ज्यादा होगी मेटल आधिक्य में होगा बेटा, क्लियर। तो क्या होगा, पिंक कलर ऑफ LiCl किसकी वजह से होता है, Li+ की अधिकता के कारण होता है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Li+ की अधिकता के कारण। ओके ठीक है बेटा। एक क्या कहेंगे, येलो कलर ऑफ, क्या कहा, येलो कलर ऑफ NaCl का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Na+, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेटल एक्सिस की बात कर रहे हैं। ओके ठीक है। एक अपन क्या कहेंगे बेटा, वॉयलेट कलर ऑफ क्या करेंगे, KCl, ठीक है, वॉयलेट कलर ऑफ KCl ड्यू टू रिचनेस ऑफ क्या, यानी K+, यानी आपसे पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसका ये कलर किसकी वजह से होता है, इसका ये कलर किसकी वजह से होता है, इसका ये कलर किसकी वजह से होता है बेटा। ओके, तो मैंने क्या कहा, पिंक कलर ऑफ LiCl किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Li+। येलो कलर ऑफ NaCl किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ
Na+ और वॉयलेट कलर ऑफ KCl किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिचनेस ऑफ K+, ओके। लेकिन अपनी स्टाइल में ध्यान रखना बच्चों, आज आपने ऐसे कर लिया कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग हमेशा याद रखना बच्चों। क्या ट्रिक क्या है? लीना क्या कहे? गुलाबी पीला बैंगनी। क्या कहे बेटा? लीना क्या कहे? गुलाबी पीला बैंगनी। अरे अंग्रेजों समझ जाओगे क्या? देखो बेटा कैसे, ली फॉर क्या? लिथियम, ओके। ना फॉर क्या? सोडियम। कहे के फॉर पोटेशियम। क्लियर? ठीक है। गुलाबी किसको कहते हैं? रे पीलू को कहते हैं बावड़ो, ठीक है। पीला किसको कहते हैं? रेड को कहते हैं अंग्रेजों, ध्यान है क्या? येलो को कहते हैं, ध्यान रखना, बेसिक सी बात है, ठीक है। और वॉयलेट किसको कहते हैं बेटा? बैंगनी यानी वॉयलेट। समझ में आ गया? यस और नो? बस लीना कहे गुलाबी पीला बैंगनी। अब फर्स्ट को फर्स्ट से मिला दो, सेकंड को सेकंड से मिला दो और थर्ड को थर्ड से मिला दो, बेटा काम खत्म, ओके। अपने क्या कहा? लीना कहे गुलाबी पीला बैंगनी, कौन सा कलर कौन से आयन की वजह से होता है? ये EGV में याद रखना। क्या? लीना कहे गुलाबी पीला बैंगनी, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, कहे मतलब पोटेशियम। गुलाबी पीला बैंगनी सीक्वेंस से ध्यान रखना। पिंक, येलो और वॉयलेट। फर्स्ट को फर्स्ट से लिथियम की वजह से क्या होगा? पिंक कलर। क्लियर? सोडियम की वजह से येलो कलर और के की पोटेशियम की वजह से वॉयलेट कलर, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ये तो याद रख लेंगे, लेकिन अगर यही भूल जाओगे लीना ने क्या कहा था तो उसका कोई तरीका नहीं है, फिर उसका एक तरीका रटाफिकेशन। आगे समझ में? ध्यान रखना, लीना कहे गुलाबी पीला बैंगनी, लीना ने क्या कहा था, किसका मतलब क्या होता है, दोनों ही चीज हमें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? क्लियर? एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, ओके। कौन सा कलर किसकी वजह से होता है, EGV में याद रखना है, ओके। चलो बेटा नोट करो यहां तक, फटाफट आगे बात करते हैं। यहां तक दिक्कत है तो बोलो बेटा। यहाँ तक दिक्कत? यस और नो? ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कौन सा कलर किसकी वजह से क्या होगा, कैसे होगा, ओके। चलो बच्चों, तो ये अपने बात की है बच्चों क्या, यानी जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला अपने क्या कहा था, एक तो होगा मेटल एक्सिस, दूसरा अपने पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी, वो उसके बाद पढ़ेंगे। मेटल एक्सिस वाला यानी मेटल या कैटायन एक्सिस, मेटल ज्यादा होना, ये दो रीजन से होता है। एक तो अपने क्या कहा, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, अगर एनायन की वॉइड बन जाए, एनायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाए, उससे क्या होगा। दूसरा रीजन में क्या लिख रहा हूं बेटा, दूसरा रीजन क्या है, ड्यू टू, समझते जाना, ड्यू टू एक्स्ट्रा, क्या कहा, ड्यू टू एक्स्ट्रा, क्या कहा बेटा, एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या कहा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें क्या करना अपन को, एक्स्ट्रा अगर कैटायन प्रेजेंट हो तो क्या होगा। अरे सीधी सी बात है, हेडिंग से ही पता चल रहा है, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस, बीच के फ्री स्पेस में अगर एक्स्ट्रा कैटायन अगर प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है कैटायन ज्यादा होंगे नहीं होंगे। एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब क्या है, पहले स्ट्रक्चर में जितने कैटायन और एनायन थे वो आपस में बैलेंस थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या, बाहर से और कैटायन आ जाए। क्लियर? बाहर से और कैटायन अगर आ जाएगा तो सीधी सी बात है, पहले मान लो +10 -10 कैटायन एनायन बराबर थे दोनों, बाहर से +2 कैटायन अगर और आगे तो +10 और +2 कितना हो गया, +12, कैटायन ज्यादा हुआ या नहीं हुआ, एक्स्ट्रा कैटायन ज्यादा हो गया, यही तो क्या है, मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। आ गया समझ में? क्लियर? तो नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होते हैं, फ्री स्पेस होती है, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा कैटायन भी प्रेजेंट होते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा कैटायन आकर इंटरस्टिशियल स्पेस में ऐड हो जाते हैं, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा, फॉर एग्जांपल ये मान लो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में अपन क्या कहेंगे, जैसे कैटायन एनायन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लो कैटायन और ये एनायन इस टाइप से मान लो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, ये तो डिफेक्ट से पहले की कंडीशन है, स्ट्रक्चर की ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, डिफेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या चेंज आता है, समझना अच्छे से। ये मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है,
ये पॉजिटिव नेगेटिव हो तो ठीक है। ये तो क्या था, स्ट्रक्चर पहले से स्ट्रक्चर थी जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना डिफेक्ट के है ये कंडीशन। ये तो कौन सी विदाउट डिफेक्ट है। ओके, अगर इसमें क्या होगा, मेटल एक्सिस कैटायन एक्सिस की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर आ जाए, सपोज लो ये फ्री स्पेस है बीच का, इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ गया। अब बच्चा कहेगा सर आपने एक पॉइंट बोला था, क्या स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी, यहाँ पर कैसे रहेगी, यहाँ पर तो सर पॉजिटिव ज्यादा हो गया, कैसे बच्चों देख सकते हो, +2 +3 +4 +5 यानी क्या हो गया, टोटल +5 हो गया, एक ये हो गया +6 हो गया। लेकिन सर नेगेटिव देखो 1 2 3 4 5, नेगेटिव कितना है -5। सर पहले +5 -5 बराबर था, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। लेकिन अब प्लस का एक ज्यादा हो गया तो सर डिस्टर्ब होगी नहीं होगी, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी। सर ये कैसे, ये ऐसे बेटा ध्यान रखना, नो डाउट एक कैटायन ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उदासीनता को बनाए रखने के लिए इन स्पेस में क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। क्या कहा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बीच के फ्री स्पेस में आ जाएंगे। एक एक्स्ट्रा कैटायन आया है तो प्लस का 1 बढ़ गया तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, यानी -1 भी चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देख सकते हो पहले +5 था, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, कितना हो गया +6। क्लियर, ठीक है। नेगेटिव की बात करें, पहले -5 था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो ये क्या हो गया, -6 हो गया, +6 और -6। अगर पॉजिटिव एक बढ़ गया तो नेगेटिव एक बढ़ गया है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन क्या कहेंगे, आयन बाहर से स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं। क्या कहा, आयन बाहर से स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं, तो बच्चों ये बताओ मास इंक्रीज होगा नहीं होगा। कल एक चीज मैंने समझाई थी, मास अगर इंक्रीज होगा तो क्या कहेंगे बच्चों, हमें पता है मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयन बाहर से स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं एक्स्ट्रा आयन। समझ में आ गया, तो इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी बेटा। क्लियर, ठीक है। और इनके एग्जांपल की अगर बात करिए किन में होता है बेटा, तो क्या कहेंगे, यानी कंपाउंड, कैसे, ऐसे कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, क्या कहा, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ऐसे कंपाउंड तो क्या डी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं, डी ब्लॉक तत्वों से बनने वाले कंपाउंड। ओके, और हमें पता है यहाँ भी क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, होगा बेटा, क्योंकि साथ में इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहे हैं। यस और नो, होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एग्जांपल क्या बच्चों देखो, येलो कलर ऑफ, क्या कहेंगे, येलो कलर ऑफ, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी के एग्जांपल लिख रहा हूं, येलो कलर ऑफ जेडएनएस। जेडएनएस का येलो कलर किसकी वजह से होता है, बच्चे से पूछे तो क्या कहेंगे, रिचनेस ऑफ, क्या कहा, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Zn+2, यानी Zn+2 की अधिकता के कारण। ओके, एक आपसे पूछता है बेटा रेड कलर ऑफ, क्या कहा, रेड कलर ऑफ CO, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू रिचनेस ऑफ Cu+2। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी की सीधे एग्जांपल उठा के पूछता है बच्चों, ध्यान रखना कैसे करना, और अपनी स्टाइल में याद रखना बच्चों, सीधा तुम नट्स को तो सीधा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेढ़ा करके अपने एग्जांपल ट्रिक के अकॉर्डिंग रटो तो ध्यान रखो तो वैसे कर लेना। ओके, ट्रिक आपको क्या ध्यान रखनी है, अरे जय काली। ओके, क्या ध्यान रखनी है, जय काली। ओके, जय मतलब क्या, जिंक, ठीक है, ये मतलब क्या, येलो। बात समझ में आई क्या, अरे जिंक की रिचनेस की वजह से क्या येलो कलर होता है। क्लियर, का मतलब क्या, कॉपर, लीफ और लाल, लाल मतलब क्या, रेड। समझ में आ गया, यानी कॉपर के एक्सिस की वजह से क्या होगा, रेड कलर शो होगा बेटा। समझ में आ गया, यस और नो। तो किसकी वजह से कौन सा कलर, कौन से आयन की वजह से कौन सा कलर होता है, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर, कोई डाउट बेटा यहाँ तक, फटाफट बोलो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। चलिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, यस और नो, आगे बढ़े।
चलो तो ये तो अपने बात की बच्चों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अपने क्या कहा था, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, दो टाइप का होगा। एक तो अपने क्या कहा था मेटल एक्सिस, दूसरा पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस वाला बेटा दो टाइप के, दो वजह से होता है। एक तो कौन सा, इसके दो रीजन कौन कौन से होते हैं, एक तो किसकी वजह से, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स के कारण, एक किसकी वजह से होता है एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आने के कारण। दोनों की वजह से क्या होता है, एनायनिक वॉइड कब बनेगी, एनायन लैटिस पॉइंट को छोड़कर चला जाए, एनायन चला गया, एनायन का नंबर कम हो गया तो कैटायन का अपने आप ज्यादा हो गया, यस और नो, कैटायन एक्सिस हो गया, मेटल एक्सिस हो गया। या फिर बीच के स्पेस में अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए तो सीधी सी बात है कैटायन पहले से ज्यादा हो गया तो वो एक्सिस में, समझ में आ गया, क्लियर। दोनों की कंडीशन क्या है, मेटल या कैटायन एक्सिस वाली कंडीशन है बेटा, ठीक है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री में दूसरा टाइप जो अपन ने कहा था, दूसरा टाइप अपन डिस्कस करेंगे बेटा। दूसरा टाइप कौन सा है नॉन स्टोइकियोमेट्री में, पहला कौन सा मेटल या कैटायन एक्सिस है, दूसरा मैं क्या बोलूंगा मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी, मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बात समझ में आई क्या, धनायन या धातु न्यूनता दोष, इसमें नाम से ही पता चलता है बेटा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब भी क्या होता है, कमी होना, क्या होता है कमी होना बेटा। ओके, इसमें आप देख सकते हो मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी, इसका मतलब मेटल क्या होगी, कम होगी बेटा। ओके, अब मेटल क्यों होगी, कॉमन सेंस है, मेटल कम क्यों होगी, मेटल कम इसलिए होगी क्योंकि मेटल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर अगर चली जाए, मैंने क्या कहा, मेटल अगर अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चली जाए तो क्या होगा, मेटल क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी में हो जाएगी, कमी में हो जाएगी, धातु न्यूनता दोष। एक इसका नाम दूसरा मिल सकता है आपको नॉन मेटल, नॉन मेटल या एनायन एक्सिस भी इसे बोल सकता है। मैंने क्या कहा, नॉन मेटल या एनायन एक्सिस। अरे सीधी सी बात है, मेटल या कैटायन अगर कम है तो कॉमन सेंस से इसका अपोजिट क्या बोल सकते हैं, नॉन मेटल या एनायन एक्सिस में ज्यादा है तो आपको नॉन मेटल या एनायन एक्सिस भी बोल सकता है, ध्यान रखना, क्लियर। और बेटा अभी तक जो हमने डिफेक्ट पढ़े हैं, ध्यान रखना, चार टाइप में जैसे डिस्कस किए, शॉर्टी, फ्रैंकल, फिर ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। चारों डिफेक्ट में ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, सीधा टिक लगाने वाला, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें ये, लेकिन लास्ट के दो डिफेक्ट पढ़ेंगे, एक तो कौन सा मेटल डेफिशिएंसी, एक आएगा इसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट है जिस पे न्यूमेरिकल बनेंगे, ध्यान रखना। लास्ट के दो डिफेक्ट में क्या न्यूमेरिकल बनेगा और हर 2-3 साल से नीट और जेईई में पूछा ही जाता है, पिछले 5-6 साल से इसमें अच्छे क्वेश्चन बनने लगे, ध्यान रखना। ओके, कैसे करना, क्या करना, अच्छे समझना। मेटल या डेफिशिएंसी, मैंने क्या कहा, मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी, कॉमन सेंस है, मेटल या क्या होगा, कैटायन डेफिशिएंसी में होगा, कमी में होगा। मेटल या कैटायन कमी में कब होगा, जब हमें पता है मेटल या कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर चला जाए, इस वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर है एनायन के कंपैरिजन में कैटायन क्या होगा, कम होगा, डेफिशिएंसी में होगा, यस और नो, क्लियर। ठीक है बेटा, देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। ये मान लो स्ट्रक्चर थी बेटा, ये मान लो अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं बिफोर डिफेक्ट है, इसमें क्या है बच्चों, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो क्या डिफेक्ट से पहले की कंडीशन है। ओके, अब अपन बात करें डिफेक्ट होने के बाद इसमें क्या हो सकता है, देखते हैं कैसे करना है। इसमें अपन ने बात किया, हमने क्या कहा, मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट कब होगा, जब मेटल या कैटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चली जाए। फॉर एग्जांपल बेटा ये वाला कैटायन क्या स्ट्रक्चर को छोड़कर क्या बाहर जा रहा है। ओके, इसका मतलब देखो स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चला गया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बच्चों अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा अगर दिमाग लगाए कि सर आपने कहा था स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, वैद्युत रूप से सदैव उदासीन होगी, बिल्कुल बेटा होगी ही होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे होगी, डिफेक्ट होने से पहले तो क्या था, हमें पता +5 है और -5 है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। लेकिन आपने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, डिफेक्ट होने के बाद भी स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी, यानी टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन सर कहां पर बराबर है, देख सकते हो +1 +1 +1 +1, टोटल कितना बच गया +4, और माइनस का कितना -1 -1 -1 -1 -1, यानी -5 है। तो सर +4 है और -5 है, यानी +4 और -5, यानी क्या होगा, इक्वल थोड़ी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। बिल्कुल बेटा बात सही है। तो पहली बात तो मैं क्या कहूंगा,
मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, नाम से पता चल रहा है मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी में होगा, कम में होगा, कम मात्रा में होगा। क्लियर? एक बात तो श्योर है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यानी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर, सुनना अच्छे से, कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, मेटल की अमाउंट कुछ कम अमाउंट में होती है। मैंने क्या कहा, मेटल कुछ कम अमाउंट में होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा फेरस ऑक्साइड का, ओके। अब दिखने में तो क्या लग रहा है बच्चों, फेरस आयन और क्या ऑक्साइड आयन में क्या बच्चों 1:1 में है या नहीं है बच्चों। लेकिन जब इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इनका रेशियो आता है 0.95:1। मैंने क्या कहा, अगर नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें तो FeO क्या आ रहा है बेटा, 1:1 में आ रहा फॉर्मूले में तो, लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो ये कितना आ रहा, 1 से कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ Fe+2 क्या करेंगे, अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं, स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं। क्लियर? तो मेटल कम होगी, डेफिशिएंसी में हुई या नहीं हुई, जैसे आप देख रहे हो बच्चों। क्लियर? तो पहली बात तो ध्यान रखना बेटा, देखते टिक लगाना हो। अगर डेसिमल वाली कंडीशन आ जाए, डेसिमल वाली कंडीशन दे, आधे अधूरे वाला केस दे दे, डेसिमल में दशमलव में वैल्यू देख के समझ आना, मेटल डेफिशिएंसी वाला केस है। समझ में आ गया? क्लियर? इसमें कौन सा डिफेक्ट है, मेटल डेफिशिएंसी, देख के दिमाग में आना चाहिए। क्लियर? ठीक है बेटा। तो इसमें क्या कहेंगे, एक बात तो श्योर है, मेटल अगर अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चली जाए तो हमें पता है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ करने के लिए क्या होगा, कुछ मेटल, अच्छे से सुनना बेटा, कुछ मेटल अपने पॉजिटिव यानी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेते हैं। मैंने बोला कुछ मेटल, ना कि सभी। क्या कहा, यानी स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, संरचना की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ मेटल, कुछ धातु कणाएं क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेती है। रेडॉक्स में हमने डिटेल से बात की है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, उसका चार्ज, अपने चार्ज को बढ़ा लेगी, क्योंकि हमें पता चार्ज बराबर होना चाहिए, आयन कम ज्यादा है हमें उससे मतलब नहीं है। ओके, तो देखो बेटा, चार्ज बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, समझना इस बात को। देखो पहले +5 -5 तक कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉजिटिव चला गया तो प्लस का कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस का कितना है, 5 है। +5 -5 दोनों बराबर करने के लिए क्या होगा, जैसे इस मेटल ने क्या किया, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अपने चार्ज को +1 से +2 में कन्वर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो +1 +2 कितना हो गया, +3 +4 +5, ठीक है। और माइनस का 1 2 3 4 5, माइनस का 5 है, तो वापस क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हुआ या नहीं हुआ, बराबर हो गया बेटा। आ गया समझ में? तो मैं क्या कह सकता हूं, सुनना बेटा अच्छे से, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर some metals increases their oxidation state। आ गया समझ में? यानी संरचना की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ धातु क्या करती है, अपने ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करती है। कैसे करती है, इस टाइप से करती है। अब बच्चा कहेगा सर पहली बात तो मैंने क्या कहा, सम मेटल, कुछ धातु करती है, ना कि सभी। अगर सभी करती तो देखो +2 +2 +2 +2 कितना, प्लस का 8 हो जाता, और माइनस का 5 वापस इनबैलेंस होता है, नहीं होता, वापस इनबैलेंस होता बेटा। ओके, तो कितनी इंक्रीज करेगी, उतनी ही इंक्रीज करती है जब तक चार्ज बैलेंस हो जाए। बच्चा कहेगा सर हमेशा +1 से +2 में आएगा क्या, नहीं बेटा, ध्यान रखना, बैलेंस करने के लिए जितना बढ़ा सकता है, जो उस पर स्टेबल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लो Fe की बात करें, Fe यहाँ पर +2 में है, तो कुछ Fe अपने +2 की फॉर्म में जो है वो लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाएंगे, तो बाकी कुछ Fe क्या करेंगे, +2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फेरस से फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि +3 भी उस पर स्टेबल होता है। आया समझ में? तो जो चार्ज आता है चेंज करने के बाद कम से कम वो उसके टाइम पर उस मेटल पर स्टेबल तो होना चाहिए। आया समझ में? तो कुछ मेटल क्या करती है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेती है। क्यों करती है बच्चों, चार्ज को मेंटेन करने के लिए, चार्ज को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए। क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखो जैसे मैंने कहा था इसमें न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट समझना। पहली बात तो इस डिफेक्ट में आपसे बोला जाए कि इसमें जो मेटल है, कैटायन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो बच्चा क्या कहेगा, सर यहाँ पर +1 है, ये +2 है, +1 है, +2, तो बच्चा क्या कहेगा, सर +1 बोलूं या +2 बोलूं, नहीं तो आपको +1 बोलना है, नहीं +2 लेना है। इस कंडीशन में आपको मेटल के लिए क्या लेना है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट काम में लेनी है, औसत ऑक्सीकरण अवस्था काम में लेनी है। आ गया समझ में? तो मैं कॉन्सेप्ट क्या बोल सकता हूँ, इन दिस डिफेक्ट, क्या कहा, इन दिस डिफेक्ट मेटल और कैटायन represent more than one types of oxidation state या two types of oxidation state, नॉर्मली 2 ही टाइप का होगा। तो क्या कहेंगे, इस डिफेक्ट में धातु या धनायन क्या करते हैं, 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। सो
द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज कंसीडर्ड या यूज्ड। ओके, तो धातु के लिए औसत ऑक्सीकरण अवस्था प्रयुक्त की जाती है। ना तो ध्यान रखना, दो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो जो पहले थी, एक जो इंक्रीज करने के बाद, बढ़ाने के बाद जो आई है, यानी एक लोअर दूसरी हायर, तो क्या करेंगे ना लोअर वाली काम में लेंगे ना हायर वाली, दोनों का एवरेज लेंगे बेटा। क्लियर? और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या करना है, A1x प्लस क्या होगा A2y अपन क्या करेंगे x प्लस y। आ गया समझ में? इसमें मेटल क्या करेगी, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो आपसे बोले इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ना आपको लोअर वाला यूज करना है ना आपको हायर वाला यूज करना है, आपको क्या करना, दोनों का जो एवरेज आएगा वो काम में लेना है। इसी कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर? ये तो आपको पता ही है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बच्चा कहेगा सर A1 A2 क्या है, A1 एंड A2 ये क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल, यानी मेटल की जो धातु की जो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था है वो A1 A2 की जगह पुट कर देंगे कि ये इतना है ये इतना है। क्लियर? ठीक है। x और y क्या है बच्चों, x एंड y क्या कहेंगे, परसेंटेज अमाउंट ऑफ, क्या कहा, परसेंटेज अमाउंट ऑफ ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रतिशत मात्रा। क्या कहेंगे, आपसे बोले ये 20% है, ये 80% है, ये इतना है, ये इतना है, x और y तो उनकी परसेंटेज अमाउंट। क्लियर? और मैंने क्या बोला, A1 A2 क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बात और दिमाग में रखना बच्चों, ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी दोनों जो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो हमेशा +1 +2 ही हो, कोई जरूरी नहीं है। उस मेटल पर डिपेंड करेगा उस पर कौन कौन सा चार्ज आ सकता है। तो क्या करेंगे, दो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 भी हो सकती है, +2 +3 भी हो सकती है, +1 या +3 या +2 या +4 भी हो सकती है। डिपेंड करेगा उस मेटल पर कौन कौन सा चार्ज स्टेबल होता है। समझ में आ गया? क्लियर? तो मेटल इसमें क्या करते हैं, दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, एक तो बेटा क्या करेगा, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट और दोनों की परसेंटेज अमाउंट। आ गया समझ में? ये वैल्यू लेके हमें पूछिए एवरेज वाला, जिसकी वैल्यू गिवन है और जो आज का बस उसकी वैल्यू पुट करो और जो कैलकुलेट करना है उसे सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। और इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, इसमें कौन कौन से आएंगे बेटा, कंपाउंड्स है, क्या कहेंगे, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करेंगे, ऐसे डिफेक्ट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बोलिए FeO, NiO, NiS etc या फिर FeS, इस टाइप से डिफेक्ट शो करते हैं बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा? यस और नो? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो बेटा यहाँ तक ठीक है। चलिए बच्चों, भैया अपने बात के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें कैसे करना है बेटा, क्या ध्यान रखना। दो डिफेक्ट अपने डिस्कस किए, कौन से, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, एक एक चीज अपने डिस्कस की है, कैसे करना है, क्या करना है बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चलो बेटा बात करते हैं। तो लास्ट अपना डिफेक्ट है बच्चों, एक लास्ट डिफेक्ट अपना बच गया, कौन सा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये कैसे होता है इसकी बात करते हैं बच्चों। चलो, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है,
इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी एसिडिटी दोष। ओके, इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है। पहली बात तो ध्यान रखना, इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है बच्चों कचरा। इम्प्योरिटी का मतलब कचरा नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर के खुद के जो आयन है उनके अलावा कोई दूसरा आयन मिला देना। ओके, स्ट्रक्चर के खुद के जो आयन है उनके अलावा क्या कोई दूसरा बाहर से एक्स्ट्रा आयन मिला दे, वो क्या होगा? इम्प्योरिटी की फॉर्म में होगा। ओके, तो क्या कहेंगे? दिस टाइप डिफेक्ट अकर बाय एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टेंस इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि डिफेक्ट कब उत्पन्न होता है बच्चों? जब किसी क्रिस्टल संरचना में बाहरी पदार्थ का योग होता है। क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आउटर सबस्टेंस फॉरेनर सबस्टेंस बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, योग किया जाता है, तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कैटायनिक या एनायनिक वॉइड का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा कि जब किसी क्रिस्टल संरचना में बाहरी आयन का योग किया जाए तो क्या होगा? संरचना की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है? धनायनिक या ऋणायनिक रिक्तियों का निर्माण होता है। मैंने कैटायनिक, एनायनिक, धनायनिक, ऋणायनिक दोनों बोला बेटा। इसका मतलब क्या है? वॉइड कैटायनिक भी बन सकती है और एनायनिक भी बन सकती है। कैसे? जो आयन आप ऐड कर रहे हो उसी के बेसिस पे वॉइड बनेगी बेटा। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो आयन ऐड करने से पहले क्या था बच्चों? यानी मान लो क्या करना? +10 -10 था। मैंने क्या कहा? आयन के ऐड करने से क्या होगा? +10 और -10 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने +2 मिला दिया, +2 मिला दिया तो प्लस का कितना हो गया? +12, माइनस का कितना है? -10 है। +12 -10 इनबैलेंस है या नहीं है? इसको बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रक्चर के खुद का +2 क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। इसका मतलब +12 से वापस क्या हो गया? +10 हो गया। यस और नो? क्योंकि अपने क्या कहा? न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए स्ट्रक्चर। आ गया समझ में? इसका मतलब क्या? +12 से वापस क्या +10 हो जाएगा। लेकिन +12 को +10 करने के लिए स्ट्रक्चर खुद का +2 चार्ज रिमूव होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। आ गया समझ में? ठीक है बेटा। या फिर अपन क्या बोले? इसका मतलब जो +2 चार्ज रिमूव हुआ है उसकी जगह वॉइड बनेगी, नहीं बनेगी? बनेगी बेटा। क्लियर? या फिर नेगेटिव की बात है, पहले +10 -10 इक्वल था, आपने -2 ऐड कर दिया, -2 अगर ऐड कर दिया तो +10 -12 इनबैलेंस हो गया। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो -2 ऐड हुआ था उसके जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसको बैलेंस करने के लिए खुद के नेगेटिव रिमूव होंगे, नहीं होंगे? होंगे बेटा। और खुद के नेगेटिव अगर क्या करेंगे? लेटिस पॉइंट को छोड़ेंगे तो हमें पता क्या होगा बेटा? अरे सीधी सी बात है, वॉइड बनेगी। समझ में आ गया? तो क्या होगा? किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं बेटा? कुछ कैटायन एनायन अगर ऐड करते हैं तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? एक्स्ट्रा कैटायन या एनायन ऐड करने पर क्या होता है? यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है खुद के कैटायन एनायन लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं। आ गया समझ में? और इसे क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। ये डिफेक्ट कौन सा है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आ गया समझ में? क्लियर? अब ये ध्यान रखना कैसे करना, आपको एग्जांपल से बता रहा हूं बेटा ये डिफेक्ट कैसे करना, क्या करना। ओके, एग्जांपल देखो बेटा। क्या? एडिशन ऑफ, समझना अच्छे से। एडिशन ऑफ क्या कहा? एडिशन ऑफ, एडिशन या फिर डोपिंग बोलते हैं, इसे डोपिंग भी बोल देगा बेटा, ध्यान रखना। डोपिंग, एडिशन या फिर डोपिंग ऑफ Sr+2 इन NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन NaCl स्ट्रक्चर। देखते हैं बेटा, समझना इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमें एग्जांपल क्या दे रखा है? NaCl की स्ट्रक्चर में क्या करना? Sr+2 आयन की डोपिंग कर रहा है, ऐड कर रहा है बेटा। आ गया समझ में? अब देखते हैं इसके क्वेश्चन हमें कैसे अप्लाई करने हैं, एग्जांपल से समझा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है? देखो समझना अच्छे से। ये मान लो अपनी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बच्चों। पहले क्या? NaCl की मेन स्ट्रक्चर कौन सी है? NaCl की बेटा, NaCl यानी Na+Cl-, Na+Cl- है। NaCl की स्ट्रक्चर तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? Na+Cl-, फिर से क्या कर रहा हूँ? Na+Cl-, फिर से क्या कर रहा हूँ? Na+, ये क्या है? Cl-, फिर से क्या? Na+Cl-, ये क्या है बच्चों? Na+ और Cl-। क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, अच्छे से समझते जाना बच्चों। आपको न्यूमेरिकल में ऐसे अप्लाई करना है। ये अपनी स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर ये अपनी स्ट्रक्चर बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी स्ट्रक्चर बन गई। अब बच्चों देखो डिफेक्टिव जैसे क्या चेंज आएगा, हमें पता इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें अपने ऐड क्या किया है?
Sr+2 आयन ऐड किया है। अब हमें पता न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सीधी सी बात है, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव ही रिमूव होगा, नेगेटिव की जगह नेगेटिव रिमूव होगा, क्योंकि पॉजिटिव किसको रिप्लेस कर सकता है, पॉजिटिव को ही कर सकता है, नेगेटिव किसको रिप्लेस कर सकता है, नेगेटिव को ही रिप्लेस कर सकता है। ओके, अगर Sr+2 ऐड कर रहे हैं तो कॉमन सेंस से वॉइड किसकी वजह से बनेगी, पॉजिटिव वाली वॉइड यानी Na+ की ही बनेगी। अब कितनी वॉइड बनेगी, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या यानी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कितने Na+ यहां से रिमूव होंगे, कितनी वॉइड बनेगी, वो हमें कैसे करना है। तो एक बात तो श्योर है, ऐड अगर Sr+2 होगा तो रिमूव कौन होगा, Na+ रिमूव होगा, यस और नो। ये जुड़ेगा तो ये हटेगा नहीं हटेगा, तभी तो चार्ज इक्वल आएगा। क्लियर, तो आपको कितनी वॉइड बनेगी ध्यान रखना, इसका पता कैसे लगाना है, इसका पता लगाना है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। मैंने क्या कहा फिर सुन लेना, कितनी वॉइड बनेगी इसका पता कैसे लगाएंगे, चार्ज बैलेंसिंग से लगाएंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सुनना अच्छे से, चार्ज बैलेंसिंग आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंसिंग करनी है। चार्ज बैलेंसिंग कैसे करनी है, ऐड कौन होगा Sr+2 और इसकी जगह रिमूव कौन होगा Na+। हमें पता है न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना है, जितना पॉजिटिव ऐड हो रहा है उतना ही पॉजिटिव रिमूव भी होना चाहिए, जितना पॉजिटिव जुड़ रहा है उतना पॉजिटिव हटना भी चाहिए। बच्चों देखो हमें पता है एक Sr+, देखो इस पे एक Sr पे चार्ज कितना है +2, तो हमें पता है अगर +2 ऐड हो रहा है तो रिमूव भी कितना होना चाहिए, +2 ही होना चाहिए, यस और नो, तभी तो बराबर आएगा बेटा। एक सोडियम पर +1 चार्ज है, इसका मतलब +2 अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 Na यहां से रिमूव करूंगा, यस और नो। मैंने क्या कहा, एक Sr+2 अगर ऐड होगा यानी +2 चार्ज ऐड हो रहा है तो रिमूव भी कितना होना चाहिए, +2 ही रिमूव होना चाहिए। एक Na रिमूव होगा तो Na+ जाएगा, और 2 Na रिमूव होंगे तो 2 +2 चार्ज आएगा, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। इसका मतलब देखो बेटा 2 Na अपनी मर्जी से हटा दो कोई से भी, जैसे मान लो ये Na+ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये Cl- है, ये Na+ हट गया तो यहाँ पर क्या बच गया Cl- और ये Na+, ऐसा कैसा, ये क्या है Cl- है, ये Na+ चला गया तो ये Cl-, ये Na+ और ये Cl-। मैंने क्या कहा बच्चों, यानी एक Sr+2 को ऐड करने में, एक Sr+2 को ऐड करने में कितने Na+ रिमूव होंगे, 2 Na+ रिमूव हो जाएंगे। आ गया समझ में, 2 Na+ अगर रिमूव होंगे तो 2 वॉइड बन गई Na+ की जगह, लेकिन Sr+2 ऐड होगा तो एक में तो हमें पता है बच्चों, देखो Sr+2 ये ऐड हो गया, लेकिन बाकी ये फ्री स्पेस है या नहीं है, ये क्या बन जाएगी, ये वॉइड बन जाएगी बेटा, ये क्या बन जाएगी, ये वॉइड बन गई, ये हमारे पास है, ये वॉइड बन गई। आ गया समझ में, और वॉइड बन गई, डिफेक्ट आया नहीं आया, आया बच्चों। लेकिन कितनी वॉइड बनी है, तो मैंने क्या कहा, एक Sr+2 अगर ऐड हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 Na+ को रिमूव होना पड़ेगा, 2 Na+ को रिमूव होना पड़ेगा, तो क्या 2 Na+ रिमूव हो गए, 2 Na+ रिमूव हो गए तो एक की जगह तो क्या Sr+2 ऐड हो गया और बाकी एक क्या रह गया, फ्री स्पेस रह गया। समझ में आ गया, क्लियर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बेटा, नंबर ऑफ फाउंड वॉइड यानी नंबर ऑफ वॉइड्स मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ वॉइड्स आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिमूवल आयन, क्या कहा, नंबर ऑफ रिमूवल आयंस, और माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ एडेड आयन, क्या कहा, नंबर ऑफ एडेड आयंस। ध्यान रखना इस रेशियो को क्या करना, डिफरेंस से आपको वॉइड का नंबर आ जाएगा। अरे किसी बेंच पर मान लो 4 बच्चे बैठ सकते हैं तो मैं क्या करूंगा, 4 को हटाकर किसी दूसरे 2 बच्चों को बिठा दूं तो 2 बच्चे क्या रहेंगे, दो जगह 2 सीट पर तो बैठ जाएंगे उस बेंच पर, बाकी 2 सीट है वो खाली है या नहीं है, है बेटा, यानी वॉइड वही है। तो मैंने क्या कहा, कितने हट रहे हैं, 4 स्टूडेंट हट रहे थे, उनकी जगह कितने बैठ रहे हैं, 2 आकर बैठ रहे हैं, तो बाकी 2 की सीट तो खाली है या नहीं है बच्चों। सेम यही केस है, क्या कहा, नंबर ऑफ रिमूवल आयन है, यहाँ पर रिमूव कितने हो गए, 2 Na+ रिमूव हुए और ऐड कितना हो रहा है Sr+2 1 है, तो कितनी वॉइड बन गई, एक वॉइड बन गई बेटा। समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान रखना, जो आयन ऐड हुआ था उसका नंबर देगा। मैंने क्या कहा, जो आयन ऐड हुआ उसका नंबर देगा, उससे कंपेयर करते हुए आपको वॉइड का नंबर बताना है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, अगर एक Sr+2 अगर ऐड हो रहा है तो ये बताओ वॉइड का नंबर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है बेटा। मैंने क्या कहा, एक Sr+2 अगर ऐड हो रहा है तो वॉइड का नंबर भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या कह सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ Sr+2 आयंस। आ गया समझ में।
एक SR+2 अगर ऐड हुआ तो वॉइड भी कितनी बनी बेटा, एक ही बनी। आ गया समझ में? अगर यहाँ पर मान लो वॉइड का नंबर 2 आ रहा है कि 2 वॉइड बन रही है, इसका मतलब मैं क्या कहता, SR+2 का नंबर जितना है वॉइड का नंबर उसका डबल है। तो SR+2 का नंबर अगर x है, क्या कहा, SR+2 का नंबर कितना x है, तो वॉइड नंबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो? लेकिन यहाँ पर SR+2 का नंबर x दे दे, यानी 10 टू पावर 10 बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो वॉइड का नंबर भी 10 टू पावर 10 ही होगा। समझ में आ गया? कंपैरिजन से आपको क्वेश्चन करना है कि कितने SR+2 ऐड करने पर कितनी वॉइड बनेगी। तो पहले आपको कंपेयर क्या करना है, एक SR+2 से कितनी वॉइड बनती है, टोटल इतने SR+2 है तो उससे कंपेयर कर लो, उसके बराबर आ रही है, हाफ आ रही है, डबल आ रही है, ट्रिपल आ रही है, कितनी आ रही है, तो ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? और ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, क्या, AIPMT 2015, ओके, आ चुका है बेटा ये, ठीक है। डॉपिंग पे कैसे करना है AIPMT में, पहले जो नीट को AIPMT बोलते थे उसमें ये पूछा हुआ, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? कोई दिक्कत है बोलो बेटा, फटाफट फटाफट, कोई भी दिक्कत बोलो बेटा। बिल्कुल बेटा, ट्रिक अच्छे समझने के लिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैसे याद रखूं, हम है ना याद करवाने के लिए, समझने वाली चीज समझो, बाकी ट्रिक के अकॉर्डिंग करो। और कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? चलो बेटा, डिफेक्ट तो हमारे सारे हो गए। लास्ट में आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला बताना है बच्चों, ओके, फॉर्मूला बताना है जो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन उस पर पूछ लेता है। बाकी अपना काम है, ओके है, कंप्लीट है बच्चों, ओके। क्या फॉर्मूला क्या बताना है बच्चों, ध्यान रखना, आपसे एक कई बार पूछ लेता है, क्या ऐसे करना है, क्या करना, समझना। या फ्री स्पेस या वैकेंट स्पेस हो, यानी फ्री स्पेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैंने क्या कहा, फ्री स्पेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फ्री स्पेस कितना होगा, वैकेंट स्पेस कितना होगा, तो ये ध्यान रखना। इसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, D थ्योरिकल माइनस D ऑब्जर्व्ड अपॉन D थ्योरिकल मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कितना पार्ट फ्री होगा, कितना स्पेस फ्री होगा बेटा, वैकेंट होगा। क्लियर? बच्चा कहेगा सर ये क्या है, तो ध्यान रखना, D थ्योरिकल क्या बेटा, डेंसिटी, क्या कहा, डेंसिटी बिफोर डिफेक्ट, क्या कहा, दो से पहले का घनत्व है, ओके। और डी ऑब्जर्व्ड क्या है बच्चों, डेंसिटी, क्या कहेंगे, डेंसिटी आफ्टर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट ये है आफ्टर डिफेक्ट, ओके। ध्यान रखना, बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बिफोर डिफेक्ट है, आफ्टर डिफेक्ट है, तो ध्यान रखना, कुछ भी अगर नहीं बोले, क्या कहा, कुछ भी नहीं बोले तो ध्यान रखना, जनरली डी थ्योरिकल ग्रेटर देन डी ऑब्जर्व्ड, काम खत्म। क्या कहा, सामान्यतः क्या होगा, जिस डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो कौन सी होगी, थ्योरेटिकल वाली होगी बेटा, यानी सैद्धांतिक घनत्व है, ये है अपेक्षित घनत्व, ओके। इस पर बेटा देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे 2002 की AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाय द वे एक दो बार जेईई में भी आया है। कैसे बेटा, आपसे ये बोले एक डेंसिटी, जैसे AIPMT वाला क्या था, एक्स-रे डेंसिटी इतनी है, पिक्नोमेट्री डेंसिटी इतनी है, मैंने क्या कहा, एक्स-रे डेंसिटी इतनी है, पिक्नोमेट्री डेंसिटी इतनी है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा, एक्स-रे डेंसिटी, पिक्नोमेट्री डेंसिटी क्यों, कौन सी है, कैसे है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज ध्यान रखनी है, दो डेंसिटी है तो फ्री स्पेस मुझे कैसे करना है, डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। जो ज्यादा होगा वो कौन सा होगा, थ्योरेटिकल वाला होगा। बस जो दोनों डेंसिटी दे रखी है उनकी वैल्यू पुट करो और सॉल्व, काम खत्म। मैंने क्या कहा, कौन सा कंफ्यूजन हो, ज्यादा वाला थ्योरेटिकल, कम वाला प्रेक्षित, चल के बोल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कंफ्यूजन हो तो कम कौन सा, ज्यादा कौन सा, वो देख लो, उससे थ्योरेटिकल ऑब्जर्व का आइडिया लग जाएगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। ये अपने बात की बेटा अपना सॉलिड स्टेट, ओके। 3D में था तो समझाने में काफी प्रॉब्लम तो बच्चों फील होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस होती है तो और इजी हो जाता, रूम के अकॉर्डिंग या बेंच के अकॉर्डिंग समझाना, लेकिन फिर भी बॉक्स के अकॉर्डिंग कैसे कैसे करके एक एक चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। लेक्चर भी इसमें ज्यादा दिए जितने लगने चाहिए, ताकि बच्चों को एक एक चीज समझ में आ सके, टाइम पास ना हो, ओके। चलो बेटा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बोलो, अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी स्टार्ट करेंगे बेटा अपने फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, कौन सा,
आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा, ठीक है। चलो बेटा कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर की। और ये जो मैंने सॉलिड के लेक्चर्स की बात की बेटा, हर चीज मैंने समझाई है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कैसे करना क्या करना, एक एक चीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको कहीं भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चों बताया वो ध्यान रख लेना, मोर देन सफिशिएंट है बेटा, जितनी जरूरत है उससे भी कहीं ज्यादा है, ओके। फिर भी कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं नए चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम से, ओके बेटा, बाय।